नमस्कार, मैं हूं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस में हमने शुरू किया है सत्य। सत्य एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सत्य को आवाज देना और भी जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखेगी और दिखेगा कड़वा सत्य। और सबसे पहली रिपोर्ट सत्य की जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो जुड़ी है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की सियासत से, क्योंकि उद्धव ठाकरे का सत्य इस समय क्या है ये कोई नहीं जानता। कैसे उनकी पार्टी का भविष्य तय होगा ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि शिवसेना पार्टी और शिवसेना पार्टी चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद से ये सियासी ऊहापोह बना हुआ है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के अंदाज में नजर आए और उन्होंने शिवसैनिकों को संबोधित किया। एकनाथ शिंदे को तीर कमान लेकर उन्होंने मैदान में आने की चुनौती भी दी। लेकिन प्रश्न वही है कि आखिर अब बाला साहब ठाकरे की विरासत का स्वाभाविक क्लेम करने वाले उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य क्या होगा और ये सत्य कैसे आगे बढ़े। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। उद्धव की विरासत रेत की तरह उनके हाथ से फिसल गई है। हालांकि उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हौसले बुलंद रखने को कहा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंदे को निशाना बनाया। पद्धतीने आणि कपट कारस्थानाने राजकारण करतायत, कदाचित आपली मशाल निशाणी सुद्धा काढू शकते, पण माझं आव्हान आहे तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने, सोबतीने आणि या प्रसार माध्यमातून मी देतोय, ज्याने धनुष्यबाण सोडलं ते जर मर्द असतील तर त्यांना मी सांगतो तुम्ही सोडलेलं धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीची आम्ही मशाल घेऊन तुमच्या समोर उभा राहतो। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में आपात बैठक की। इस दौरान मातोश्री के बाहर उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। ये हैरानी होती है कि आज इस कदर हमारी एजेंसीज जो इंडिपेंडेंट मानी जाती थीं, जिनको प्रजातंत्र और संविधान का रक्षण करना होता था, आज इस तरीके से झुक गई हैं और झूठ के आड़ में, और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह होगा कि इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब संविधान की तरफ नहीं उन लोगों की तरफ रख दिया जो सत्ता में है। बहुत स्पष्ट है, प्रजातंत्र का हवाला देते हुए जो 77 पेज लेटर भेजा है, या प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। वहीं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर ही हमला बोल दिया। नवनीत ने कहा कि उद्धव को अत्याचार की सजा मिली। जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, पर धनुष्यबाण उनका नहीं। वो ही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती की बात कही है। वहीं शरद पवार ने उद्धव को ईसी का फैसला मानने और नए सिंबल से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। अब देखना है कि उद्धव ठाकरे कौन सी राह अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कितने लोगों को आपने इस रिपोर्ट में सुना? प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, फिर आपने नवनीत राणा को सुना, लेकिन सत्य हमें बताएंगे हरीश तिवारी। हरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अब क्योंकि सलाह भी मिल रही है, शरद पवार कह रहे हैं कि अब जो है उसी को स्वीकार कर लीजिए और नए पार्टी सिंबल के लिए अप्लाई कीजिए, इधर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात हो रही है, इधर तमाम शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ जो सत्य है, वो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहती हूं कि अब रास्ते कौन कौन से बचते हैं उद्धव ठाकरे के पास। देखिए गरिमा, रास्ते उद्धव ठाकरे के पास अब कोर्ट जाने का, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोर्ट जाएंगे वहाँ पे उनको न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से जो चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है उसे मैं बहुत गहराई से पढ़ा। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बहुमत इनके पास नहीं थी और बहुमत जो है एकनाथ शिंदे के पास है, और जिसके कारण जो है उनको सिंबल और उनका जो है शिवसेना पार्टी का नाम दे दिया गया है। अब रही बात कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव सैनिकों को आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, वह देखा जाए तो जैसे साबित होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। उसका जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आपको कि उद्धव ठाकरे
आज आनंद फानन में 1 बजे अपने मातोश्री पर एक बैठक बुलाई, जिसमें कि उनके पास जो कुछ सांसद बचे हुए हैं, 3 और कोई 14 से 15 विधायक बचे हुए हैं, वो आए। और उनको इसलिए बुलाया गया कि ऐसा न हो कि ये शिवसेना अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनका जो है, जो इसमें सांसद हैं या विधायक हैं, वो उनसे भी हाथ धोना पड़े उनको। तो उनको रोकने की कोशिश करने की एक कवायद थी। वहीं दूसरी तरफ गरिमा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस स्तर से आज शिवसैनिक वहाँ पर एकत्रित होते थे, जैसे भीड़ होती थी, मैं करीब दशकों से यहाँ पर से कवर कर रहा हूँ शिवसेना को, तो उस हमको आज वो जोश, वो उल्लास भी नहीं दिखा, क्योंकि बाद में उद्धव ठाकरे जो है मातोश्री से बाहर आते हैं। एक और सत्य बताइए, एक और सत्य ये बताइए कि अभी हमने प्रियंका चतुर्वेदी को इस रिपोर्ट के जरिए सुना, वो ये कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटने की कोशिश हो रही है और अपनी ताकत का, अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। क्या ये आरोप सत्य है? देखिए, ये आरोप प्रियंका चतुर्वेदी ने, इसके पहले देखा जाए तो उद्धव ठाकरे भी लगा चुके हैं और उन्होंने सीधा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र एजेंसी जो है, खास तौर से चुनाव आयोग, उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की और बोला इतिहास में पहली बार हुआ है लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये भी बात उद्धव ठाकरे ने आज कही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गरिमा कि इसमें बहुत सारे दांव पेच अब नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल एक स्वतंत्र एजेंसी है और इसके पहले जो है कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट साफ तौर पे कह दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उसका जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अब देखना ये होगा कि अगर शिवसेना जाती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान क्या फैसला होता है, देखने की बात होगी। लेकिन शरद पवार जो राजनीति के देखा जाए तो वो काफ़ी समझते हैं और महाराष्ट्र के राजनीति में काफ़ी दखल भी देते हैं। तो उनकी अगर बात कही जाए तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरा सिंबल उनको अख्तियार कर लेना चाहिए, पार्टी का नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि गरिमा मैं बताना चाहूँगा कि पार्टी का अब जब इनका सिंबल चला गया, पार्टी का नाम चला गया, तो इनको जो पहले वाला चुनाव जो चिन्ह मिला था मशाल, वो भी चला जाएगा और वो नाम भी नहीं मिलेगा। इनको नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नया सिंबल लेना पड़ेगा। जी अच्छा, लेकिन हरीश, अब सबसे जो लाख टके का सवाल इस समय नजर आ रहा है, मुझे ये लगता है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत बहुत स्वाभाविक तौर पर उद्धव ठाकरे को मिलनी थी, मिली भी। आज भी उन्होंने बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के अंदाज में कार में बैठकर खिड़की से बाहर निकलकर अपने तमाम समर्थकों को संबोधित किया। अब आने वाला दौर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत का, क्या उद्धव ठाकरे का चैप्टर क्लोज होगा? एकनाथ शिंदे इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे या कोई और तस्वीर आपको दिखती है? इसका सत्य भी जरा चलते चलते समझा दीजिए। गरिमा, देखिए, जिस तरह से वो अपने शिव सैनिकों को रोकने के लिए मातोश्री से बाहर आए और उनका ये कहना था कि बड़े पैमाने पर शिव सैनिक जो हैं अंदर आ गए थे और उन्हें अंदर जगह नहीं थी, इसलिए हम रोड पर आए। और उसके बाद गाड़ी से बाहर आते हैं, मुश्किल से 200 मीटर उनका घर है, बाहर आते हैं, एक स्टूल रखते हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं और अपने शिव सैनिकों को संबोधित करते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, शिव सैनिक हताश न हुए, वो हिम्मत रखें और आने वाला समय शिवसेना का होगा। लेकिन अभी भी उनके मुंह से शिवसेना का नाम नहीं जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि अब शिवसेना का अस्तित्व जो है खतरे में पहले था, अब एकदम उसका समापन बिल्कुल हो गया। यानी कि ये माना तो जाए, जैसा मैंने आपसे हरीश सवाल पूछा भी था कि क्या इस चैप्टर को क्लोज मान लिया जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, क्या इस विवाद का पटाक्षेप अब मान लिया जाए? और सत्य यही है, जैसा हरीश तिवारी कह रहे हैं, कि अब इस पूरे घटनाक्रम को पटाक्षेप के नजरिए से देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो सत्य बता रहे हैं हरीश तिवारी, और महाराष्ट्र की सियासत का सत्य अब एकनाथ शिंदे है, कम से कम अभी के मौजूदा स्वरूप में अगर देखा जाए तो। और उद्धव ठाकरे का जो सत्र है वो समाप्त हो चुका है। अगली खबर का सत्य, बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर है दिल्ली की सियासत से। याद होगा आपको दिल्ली का शराब घोटाला। केंद्र और दिल्ली सरकार को आमने सामने की जंग में ये घोटाला, इसके आरोप, इसको लेकर बयानबाजी सब धकेलते रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल फिर सीबीआई के सवालों का जवाब देना है, एनकाउंटर सीबीआई से होना है। लेकिन इसके ठीक पहले एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, और आरोप ये कि सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी संस्थाओं को केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, और क्योंकि मैं बतौर शिक्षा मंत्री दिल्ली में बेहतर काम कर रहा हूं, इसीलिए हमें रोकने के चलते ये तमाम जो तिकड़मबाजियां हैं वो हो रही हैं। सत्य क्या है? पहले रिपोर्ट फिर बातचीत।
में शराब घोटाले पर सियासी संग्राम चल रहा है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को समन जारी हुआ है और इस बार फिर सिसोदिया को ये समन सीबीआई ने भेजा है। सीबीआई के समन की पुष्टि खुद मनीष सिसोदिया ने की है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। मनीष सिसोदिया के समन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे अच्छे कामों को रोकने की कोशिश करार दिया, तो बीजेपी ने कहा कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो डरते क्यों हैं? पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। ये बन चुका है आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। पहले जब भ्रष्टाचार करते और भ्रष्टाचार उजागर होता है तो बार बार ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने की इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। देखिए, यदि आप मासूम हैं, आपने कोई गलती नहीं की है तो जांच की सहायता कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए। पर जब जांच करने के लिए कोई एजेंसी आपको बुलाती है, कुछ जांच होती है, तो आप कहते हैं कि मैं मासूम हूँ। पहले ऐसे अक्यूज्ड और अभियुक्त है जो अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। अगर आप इतने मासूम थे तो कोर्ट ने आज तक आपको कोई राहत नहीं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी सत्य की जीत होगी। शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। पिछले कई महीने से शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि सिसोदिया से पूछताछ के बाद शराब घोटाले का सच सामने आता है या ये घोटाला अभी भी एक पहेली बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस पूरी खबर का सत्य समझाने के लिए कपिल गौड़ मेरे साथ हैं। कपिल, पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इसको, और कह रहे हैं कि सिर्फ साजिश है। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि शराब घोटाला दरअसल कहीं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के जहन में है। इस खबर का सत्य है क्या? क्या वाकई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? देखिए गरिमा, बिल्कुल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार शराब नीति मामले को लेकर के आमने सामने है, इसको देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल एक बार फिर से दोनों पार्टियां आमने सामने एक बार फिर बढ़िया तरीके से होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सीबीआई ने कल उन्हें बुलाया है और केंद्र सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को परेशान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो तीखी प्रक्रिया है वो दोनों पार्टियों की तरफ से आ रही है। क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सत्य की जीत होगी और एक ये पॉलिटिकल साजिश के तहत, पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत या फिर वेंडेटा के तहत जो है ये कार्रवाई करवाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन वहीं पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तमाम सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के ऊपर और खास करके मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें प्राइम सस्पेक्ट बनाया है और कल लगभग 10 बजे के अराउंड उन्हें मुख्य कार्यालय पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में जो बीजेपी के भी तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपकी शराब नीति इतनी ही अच्छी थी तो उसको फिर जो है सीबीआई का सम्मान आने के बाद या फिर सीबीआई की जांच बैठने के बाद उसमें बदलाव क्यों किए गए। नहीं, लेकिन एक और सवाल ये भी है ना कपिल कि इतनी बार सीबीआई की रेड हो चुकी है, जैसा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि रेड हो चुकी है, अकाउंट्स खंगाल लिए गए हैं, तलाशी ले ली गई है, लेकिन कुछ मिला अभी तक नहीं और सीबीआई के पास अभी तक इस मामले में चार्जशीट बनाने लायक भी प्रॉपर दस्तावेज, मुकम्मल प्रूफ्स नहीं है। तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे और सत्य दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं कि क्या ये अरविंद केजरीवाल जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, क्या इसमें कोई सत्य है क्या? देखिए गरिमा, अगर ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो तनातनी है वो शराब नीति घोटाले को लेकर के बढ़ती गई है। और जब से पंजाब के इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने जीते थे उसके बाद से ही लगातार सीबीआई और ईडी की जो रेड है और जो तलाशने का जो अभियान था वो लगातार जारी हो रखा था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो सत्य की अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अभी तक कोई ऐसा सत्य या सबूत
सामने नहीं लगा है, सीबीआई को ठोस सबूत हाथ में नहीं लगा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार ईडी और सीबीआई का सामना मनीष सिसोदिया कर चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब अगली खबर का सत्य। खबर जुड़ी है जॉर्ज सोरोस से। दरअसल अमेरिका के अरबपति कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस। कल पूरे दिन खबरों में रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की थी कि मोदी अलोकतांत्रिक हैं, भारत लोकतांत्रिक देश है, कल पूरा दिन खबरों में रहे। आज फिर से वो खबरों में हैं। क्यों खबरों में हैं? क्योंकि आज हमारे विदेश मंत्री, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जवाब दिया है और कहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, जिद्दी हैं और इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। उनके मुताबिक कुछ हो तो सत्य, अन्यथा असत्य। इसी खबर का सत्य आपके सामने। अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत में गुस्सा है। बीजेपी से लेकर सरकार के मंत्री तक जॉर्ज सोरोस पर हमलावर हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का गुस्सा कारोबारी जॉर्ज सोरोस पर फूटा है। एस जयशंकर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैं, जहां उन्होंने एक सवाल के जवाब में जॉर्ज सोरोस को आड़े हाथ लिया। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. Because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी मुद्दे पर भारतीय लोकतंत्र पर बयान दिया था, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के फंडेड एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी के साथ राहुल गांधी नजर आए थे। वैसे जॉर्ज पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। जॉर्ज पर आरोप लगते रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अरब के कुछ देशों में इसी वजह से उनकी संस्थाओं पर पाबंदी लगी है। आरोप है कि सोरोस ने 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने से रोकने के लिए चल रहे अभियान को चंदे में एक बड़ी रकम दी थी। सोरोस रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी बड़े विरोधी माने जाते हैं। लेकिन इस बार जॉर्ज सोरोस अपने बयान को लेकर फंस गए हैं और हर तरफ से विरोध के तीर झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मेरे सहयोगी केएम शर्मा इस खबर का सत्य आप तक पहुंचाएंगे। केएम, कृष्ण मोहन, अगर मैं पूछूं आपसे कि एस जयशंकर हमेशा से बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, बगैर लाग लपेट के बयान देने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने विदेशी सरजमीन पर भी कई दफा बहुत सीधे और स्पष्ट बयान दिए हैं। एक दफा फिर वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस को कि बूढ़ा, अमीर, जिद्दी, खतरनाक, ओपिनियटेड, और एक और बात कह रहे हैं दे यूज रिसोर्सेज इन शेपिंग नैरेटिव्स। क्या सत्य? हमारे विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव है। चाहे वो ब्लू ऑपरेशन हो, चाहे वो पिंक ऑपरेशन हो, चाहे अरेबियन ऑपरेशन हो, उन्होंने हमेशा डिस्ट्रक्शन का काम किया है। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपना नैरेटिव बनाने के लिए पैसे खर्च करता है और उसे ये लगता है कि विदेशों में बैठ के वो इस तरह की नैरेटिव तय करेगा और विश्व उसके हिसाब से चलेगा, तो कम से कम हमारे देश में संभव नहीं है। और इसके बाद खास करके जब उनका ओपन फाउंडेशन जिस तरीके से लोगों को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, तो हमारे विदेश मंत्री ने सिडनी में जो संकेत दिया है शायद सोरोस को समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी है, 94 साल के हो गए हैं। वक्त है, अभी समझ लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर को ने बताया है जॉर्ज सोरोस को उन्हीं का सत्य। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगली कहानी थोड़ा सा परेशान करती है, बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, क्योंकि प्रेम कहानी है, निक्की और साहिल की प्रेम कहानी। प्रेम कहानियों का इस तरीके का अंत, जब दुर्दांत अंत होता है, तो ये सत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते।
लेकिन निक्की और साहिल की प्रेम कहानी का दुर्दांत अंत हुआ। एक बारगी लगता था कि सिर्फ साहिल इस मामले में दोषी है, लेकिन आज जिस तरीके से इस कहानी की परत दर परत खुली है, उसके बाद समझ में आया है कि इस प्रेम कहानी के दुर्दांत अंत के लिए न सिर्फ साहिल बल्कि उसके सारे घर वाले बराबर के हिस्सेदार, बराबर के शरीक हैं। सत्य देखिए। निक्की और साहिल के रिश्ते पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें निक्की और साहिल एक साथ खुश दिख रहे हैं। दोनों ने शादी के बाद जयमाला पहनी है। पुलिस की माने तो दोनों ने साल 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। निक्की और साहिल की शादी की पुष्टि नोएडा के आर्य समाज मंदिर प्रशासन ने भी की है। शादी 10/1/2020 को हुई। हम उनसे इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कि भाई आपके घर वाले क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, तो बता रहे थे कि घर वाले जो हैं सहमत हैं, बाद में हमारे उसमें शामिल हो जाएंगे रिसेप्शन। इस मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद निक्की का परिवार सकते में है। एक तरफ जहां पुलिस निक्की और साहिल को पति पत्नी बता रही है, तो दूसरी तरफ निक्की का परिवार इन तमाम खबरों से इनकार कर रहा है। साथ ही मांग परिवार की है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन किया जाए। ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो उनको मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी निक्की मर्डर केस में ठोस सबूतों को इकट्ठा कर रही है। मर्डर के बाद जिन रास्तों से साहिल गुजरा, पुलिस उस रूट की पड़ताल कर रही है। पुलिस साहिल के बयानों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि उसके खिलाफ केस बेहद मजबूती से अदालत के सामने रखा जा सके। ये सारे शामिल थे, इनको सबको पता था, सारी प्लानिंग थी। ये उसको बीच रास्ते से जब मर्डर करने के बाद लेके आए, गाड़ी को रखा वहाँ पे ढाबे के अंदर जो फार्म है, फ्रिज में बॉडी रखी, सारी चीज़ों में संज्ञान में थी, इनकी शामिल थे। ये कोई पहरा दे रहा था, कोई निगरानी कर रहा था, और बाद में साथ में शादी में चले गए उसके साथ। आपको बता दें कि मर्डर के बाद साहिल दिल्ली की सड़कों पर कई घंटे कार चलाता रहा। इस दौरान कार में निक्की का शव पड़ा रहा, जिसे आखिर में उसने अपने बंद पड़े ढाबे में छिपा दिया था। निक्की मर्डर केस में अब तक साहिल समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता, रिश्ते के 2 भाइयों और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर साजिश में शामिल होने और लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गुनाह हो चुका है और अब इंसाफ का इंतजार है, लेकिन इंसाफ का सत्य क्या होगा, शक्ल क्या होगी, मिताली चंडोला में बताएंगी। मिताली मेरे साथ मौजूद है। मिताली, तकलीफ होती है जब इस तरह की कहानियां हम सुनते हैं, और जब हम भरोसे को, प्रेम के भरोसे को इस तरह से टूटते हुए देखते हैं, और जब हम एक और चीज देखते हैं कि वो युवा लोग जो इसमें शामिल थे, न सिर्फ वो दोषी हैं बल्कि उनके घर के मैच्योर लोग, बड़े लोग, जिनसे हम अक्सर सलाह के लिए, मशवरे के लिए उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें अच्छा और बेहतर रास्ता मिलेगा, जब वो भी शामिल हों तो कहानी और ज्यादा विभत्स हो जाती है। लेकिन इंसाफ का सत्य क्या होगा मिताली, ये मेरा प्रश्न आपसे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी गरिमा, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्राइमा फेसी अगर बात करी जाए तो एविडेंस कलेक्शन जिस हिसाब से हुआ था, लिव इन रिलेशनशिप का मामला आ रहा था, लेकिन जिस हिसाब से ये केस की गुत्थी जो है सुलझती चली गई, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कई साक्ष्य और तथ्य सामने आए। फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच करी है, और जो जिस तरीके से सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी, उससे ये चीज सामने आई है कि खाली अकेला साहिल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये एक बहुत वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और अभी भी जिस हिसाब से आपने सुना है कि उसके घर वालों की तरफ से जो है एक बयान आया है कि शादी को वो नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2020 में ही जो है ग्रेटर नोएडा में आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके थे निक्की और साहिल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्य समाज मंदिर का मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है। तो एक ये जो पूरा मामले में चीज सामने आ रही है कि साहिल के घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि निक्की और साहिल के रिश्ते को वो कबूले, जिसके चलते जो है
इस पूर्ण साजिश को अंजाम दिया गया। वहीं जब हमारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रविंदर यादव से बात हुई तो उन्होंने कई चीजों से पर्दा उठाया और उन्होंने तब इस बात का भी खुलासा करा कि साहिल का एक कजन जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल तैनात है, उसने भी इस साजिश में पूरा सहयोग किया गया। डेथ की टाइमिंग्स चेंज हो रही थी, जब गहनता से और स्ट्रांगली इंटेरोगेट किया गया तो कई सारे अहम खुलासे हुए। पहले जो इनिशियल स्टेज पर सेक्शंस एड ऑन थे वो सारी की सारी चीजें एकदम से चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब मामला गर्लफ्रेंड का नहीं है, पत्नी का है। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो देखने को मिला। निकी के घर वालों से भी ये बात छुपाई गई थी शादी की, और साहिल के घर वालों ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। तो बिल्कुल मिताली, यही तमाम चीजें हैं जो इस प्रेम कहानी को, मैं बार बार यही कह रही हूँ, इस प्रेम कहानी को बड़ा विभत्स अंजाम तक पहुंचा रही हैं, दुर्दांत अंजाम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन हमें इंसाफ के सत्य पर भी विश्वास करना होगा कि इंसाफ का सत्य जब सामने आएगा तो वो सबसे ज्यादा मजबूत सत्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सत्य के माध्यम से वो कहानियां हम आपके सामने रखते हैं जिनका सत्य कई बार सामने नहीं आ पाता, और कोशिश प्रयास यही रहेगा कि सत्य आप तक पहुंचे। वो सत्य भले ही कितनी भी परतों में दफन हो, लेकिन आप तक हम पहुंचा पाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।